हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन जी के भंडार में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स विषय से दैनिक पाठ्य योजनाएं। आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि दैनिक पाठ्य योजनाएं कैसे बनाते हैं, क्या क्या उनमें विशिष्ट उद्देश्य शामिल होते हैं और जो प्रस्तावना में है क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में शिक्षण बिंदु कैसे लेते हैं और बोध प्रश्न में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजनाएं बनाने के लिए हमें सबसे ऊपर हेडिंग लिखनी होती है। दैनिक पाठ्य योजनाएं बना रहे हैं या इकाई योजना बना रहे हैं या वार्षिक योजना बना रहे हैं, इसके बारे में लिखना जरूरी होता है, जिससे कि हमें पहले ही पता चल जाए। जैसे किसी भी पाठ का नाम होता है तो हमें पहले पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है कि ये पाठ उस पर आधारित है। इसी प्रकार हमें हेडिंग लिखनी अनिवार्य होती है। ठीक है, उसके बाद में हम जो ब्लैक बोर्ड पर सामान्य पूर्ति करते हैं उनको लिखना होता है, जैसे दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है, इनके बारे में लिखकर हम जो प्रकरण लिखते हैं इसको अंडरलाइन अवश्य करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वह गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिखा है केंद्रीय बैंक और इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। आगे के पाठ को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य वे होते हैं जो हम बच्चों में जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं केंद्रीय बैंक, उस पाठ को पढ़ने के बाद में बच्चों के जो परिवर्तन होंगे, जैसे ज्ञान में क्या परिवर्तन होगा उनके, वो क्या चीज़ें सीखेंगे, उनमें क्या कौशल विकसित होगा, क्या अभिरुचि विकसित होगी उनमें, क्या अभिवृत्ति विकसित होगी उनमें, उनको हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत जो उनके परिवर्तन होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिखा है छात्र केंद्रीय बैंक की परिभाषाओं के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ज्ञानात्मक में हमने लिखा है केंद्रीय बैंक के अर्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद में अवबोध क्या सीखेंगे, इसके बारे में हमने लिखा है छात्र केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे और छात्र केंद्रीय बैंक की साख नीति को समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, कौशल क्या सीखेंगे, वे क्या कौशल विकसित होगा उनमें। ठीक है दोस्तों, कौशल में हमने लिखा है छात्र केंद्रीय बैंक को अपने दैनिक जीवन में साख निर्माण करने का कौशल सीख सकेंगे और छात्र विभिन्न तथ्यों की जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अभिरुचि, जैसे इस पाठ को पढ़ने के बाद में बच्चे किसके प्रति रुचि लेंगे, तो इसके बारे में हमने लिखा है केंद्रीय बैंक से संबंधित अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में छात्र रुचि लेंगे और केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण में रुचि ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अभिवृत्ति में हमने लिखा है केंद्रीय बैंक के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे और केंद्रीय बैंक के बारे में जानकर सहमति व्यक्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके किसी फैसले पर अपनी सहमति व्यक्त करना, मतलब ये फैसला सही है या नहीं है, और दृष्टिकोण उनके अनुसार क्या मतलब जो निर्णय है वो ले लिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सहायक सामग्री, पाठ को पढ़ाने वक्त जो हमारे जो काम में आती हैं जो चीज़ें वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं, जैसे चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, ये हमें चाहिए होती है। उसके बाद में विधि, हम जिस विधि के माध्यम से पाठ पढ़ाते हैं वो विधि के अंतर्गत आता है, जैसे व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद में आता है पूर्व ज्ञान मतलब बच्चों को बैंक के बारे में अचानक से नया ज्ञान तो नहीं दे रहे हैं, उनको बैंक के बारे में सामान्य जानकारी है या नहीं, इसके बारे में लिखना होता है, जैसे केंद्रीय बैंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम तो आगे हमें आता है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में क्या होता है कि 5 प्रश्न पूछने अनिवार्य होते हैं, 4 या 5। ठीक है, 4-5 प्रश्न एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और 5वें अंतिम प्रश्न में हमारा जो प्रकरण है वो निकल कर आता है। जैसे हम पहला प्रश्न करते हैं, यहाँ पर हमने पहला प्रश्न किया है, रुपए व पैसों को किस नाम से जानते हैं। बच्चे जवाब देंगे मुद्रा के नाम से। और हमने अगला प्रश्न किया, वर्तमान समय में कितने प्रकार की मुद्रा चलन में है। ठीक है, तो बच्चे जवाब देंगे 2 प्रकार की। दोनों प्रकार की मुद्रा के नाम बताइए, तो बच्चे जवाब देंगे पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न करेंगे हम, अतिरिक्त पत्र मुद्रा को कहाँ से जमा करते हैं, तो कहाँ जमा करते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे बैंक में। ठीक है, उसके बाद में हम बोलेंगे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो ये बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, इससे हमारा प्रकरण निकल जाएगा। ठीक है, प्रकरण निकलने के बाद हमें अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, जिसमें हम बोलते हैं बच्चों आज हम केंद्रीय बैंक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के पार्ट में आता है प्रस्तुतिकरण।
ठीक है दोस्तों, प्रस्तुतिकरण को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है शिक्षण बिंदु, दूसरा आता है हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा आता है छात्र क्रिया और चौथा आता है श्यामपट्ट सार। ठीक है, छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक क्रिया करता है पाठ को पढ़ाते वक्त, वो छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे विकासात्मक प्रश्न पूछना हो गया, स्पष्टीकरण करना हो गया, या फिर ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझाना हो गया। उसके बाद में वह जो बोध प्रश्न करता है वो भी छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत आता है। और जो छात्र क्रिया करते हैं, जैसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, छात्र अपनी कॉपी में लिखते हैं, या जो स्पष्टीकरण कर रहा है छात्र अध्यापक उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो वो छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जो श्यामपट्ट पर लिखा जाता है वो श्यामपट्ट सार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और शिक्षण बिंदु, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं वो शिक्षण बिंदु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है अतिरिक्त धन को कहाँ जमा करते हैं? बच्चे जवाब देंगे बैंक में। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप बताइए। तो बच्चे नहीं जानते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। उसके बाद में हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में हम इसको स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देश की बैंकिंग प्रणाली की सर्वोच्च संख्या केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करके लाभ कमाना ही नहीं है, अपितु देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य भी करना है। इसका देश की जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। भारत में रिजर्व बैंक ही केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये स्पष्टीकरण हो जाने के बाद हम बच्चों से बोध प्रश्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बोध प्रश्न 4 बोध प्रश्न किए हैं। बैंकिंग प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो बच्चे जवाब देंगे केंद्रीय बैंक। उसके बाद में अगला प्रश्न किया है हमने केंद्रीय बैंक का संचालन कौन करता है? तो बच्चे जवाब देंगे सरकार। ठीक है, उसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे केंद्रीय बैंक से जनता का कैसा संबंध होता है? तो बच्चे जवाब देंगे अप्रत्यक्ष। उसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे हम केंद्रीय बैंक के रूप में भारत में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो बच्चे जवाब देंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में अगला जो शिक्षण बिंदु है उसको स्टार्ट करने से पहले हम 2 विकासात्मक प्रश्न वापस करते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं। फिर हम शिक्षण बिंदु जो भी है हमारा उसको लिखते हैं। उसके बाद में उस शिक्षण बिंदु को स्पष्टीकरण करते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें जो मुख्य जो चीज़ें होती हैं हम उनको ब्लैक बोर्ड पर भी लिख कर समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बोध प्रश्न करते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए हम फिर से 2 विकासात्मक प्रश्न करेंगे। उसके बाद में जो अपना शिक्षण बिंदु है उसको लिखकर स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हम फिर से बोध प्रश्न करते हैं और बोध प्रश्न करने के बाद में हम फिर बच्चों को मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न छोटे प्रश्न होते हैं, अतिलग्नात्मक प्रश्न होते हैं, या अवसद वाले प्रश्न होते हैं, या रिक्त स्थान वाले हो गए, या सही असत्य वाले प्रश्न हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बच्चों को एक गृह कार्य देते हैं, एक प्रश्न बड़ा प्रश्न देते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारा जो पाठ पढ़ाए हैं वो पूरा पाठ उनको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।